गोल्डन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम भौतिक विज्ञान के विषय पर स्थिर विद्युत के ऊपर पिछले 2 वीडियोस में हमने बातचीत की है, इसी बात को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम पीछे के 2 वीडियोस में हमने स्थिर विद्युत की में आवेश कंसेप्ट के ऊपर हमने बात की। आवेश क्या होते हैं, उनकी खोज संबंधी बातें की, कैसे उनका मानव को संज्ञान हुआ, ये सब बातें हुई। अन्य हम आवेशों के गुण धर्मों के ऊपर हमने तथ्यात्मक जानकारी है वो प्राप्त की। अंतिम जो आवेश के बारे में जो विस्तृत जानकारी है उसके अंदर में एक बिंदु आवेश की द्रव्यमान से तुलना संबंधी हम अंतिम बात कर लें, फिर आवेश के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो जो आवेश है एवं जो द्रव्यमान है, ये दोनों ही 2 भिन्न प्रकार के बलों के द्योतक होते हैं। द्रव्यमान गुरुत्वीय बल का और आवेश विद्युतीय बल का। दोनों से द्रव्यमान गुरुत्वीय बल का द्योतक है जबकि आवेश है वो विद्युत बल का द्योतक है। तो इनमें कुछ असमानताएं होती है जो स्पष्ट हमें पता होनी चाहिए। हम एक सारणीबद्ध तरीके से समझ लेंगे कि आवेश है और ये जो द्रव्यमान है इनमें क्या क्या भिन्नता है, कुछ समानताएं भी है। तो जो आवेश है वो किसी वस्तु पर आवेश है वो कैसा हो सकता है, आप बताइए। किसी वस्तु पर जो आवेश है वो किस किस प्रकार का हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या वो वस्तु शून्य आवेश हो सकती है। तो किसी वस्तु पर जो आवेश है, आवेश धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। जबकि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान हो सदैव धनात्मक होगा, जबकि द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। ये मूलभूत भिन्नता हुई आवेश में और द्रव्यमान में। अन्य आप कहें तो आवेशों का क्वांटीकरण होता है। आवेशों का क्वांटीकरण होता है अर्थात आवेश सदैव Ne के रूप में या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के पूर्णांकीय गुणक के रूप में होते हैं। तो ये आवेशों का क्वांटीकरण का जो गुण होता है, पर द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का क्वांटीकरण नहीं होता है। तो द्रव्यमान क्वांटीकरण से भिन्न रहता है। जो द्रव्यमान है उसका क्वांटीकरण नहीं होता है। तीसरा जो बिंदु है वो भी आपने आवेशों के गुणधर्म में पढ़ा था कि आवेश है वो वेग से निश्चित रहता है, यानी कि वेग का प्रभाव आवेश पर नहीं पड़ता है। आवेश वेग से निश्चल रहता है या अप्रभावित रहता है। वेग का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश का परिमाण नहीं बना जाता है, चाहे हम आवेशित वस्तु को किसी भी वेग से गति करवाते हैं, उसके आवेश के परिमाण पर वेग के कारण कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु वेग के कारण द्रव्यमान m
डैश एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां पर एम नॉट वस्तु का प्रारंभिक द्रव्यमान है, वी वस्तु का गतिमान वेग है, सी प्रकाश का वेग है। तो जो वी वेग से गतिशील वस्तु का जो प्रेक्षित द्रव्यमान है एम डैश वो इस प्रकार का होगा, यानी कि बढ़ जाएगा और जो द्रव्यमान है वो वेग से प्रभावित हो जाएगा। अन्य हम बात करें तो आवेश के बारे में, आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना करते हैं। आवेश संरक्षण की अनुपालना होती है, यानी कि आवेशों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है, ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है, परंतु द्रव्यमान है वो संरक्षित नहीं रहता है। आपको पता है कि द्रव्यमान से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, E बराबर mc स्क्वायर से आपको ज्ञात है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। अन्य हम बात करें तो आवेश के कारण जो बल होता है उसकी प्रकृति आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकार की होती है। तो जो विद्युत बल आकर्षी एवं प्रतिकर्षी, आकर्षी एवं प्रतिकर्षी होते हैं, दोनों प्रकृतियां होती है, परंतु द्रव्यमान से रिलेटेड गुरुत्वीय बल है वो केवल आकर्षित प्रकृति का होता है। गुरुत्वीय बल आकर्षी प्रकृति का होता है। तो ये कुछ द्रव्यमान और आवेश में भिन्नताएं थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आवेश, आपको पता है कि आवेश के बारे में हमने बात की, धनावेश, ऋणावेश या शून्य हो सकता है, जबकि द्रव्यमान सदैव धनावेश या धनात्मक होता है। अन्य हमने इसके बारे में बात की कि इसके ऊपर वेग का प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान है वो वेग से प्रभावित होता है, जबकि आवेश है वो वेग से अप्रभावित रहता है। हमने ये बात की कि आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना होती है, आवेश में संरक्षित रहते हैं, जबकि द्रव्यमान है वो संरक्षित नहीं होता। आवेश के कारण जो बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृतियों का होता है, जबकि द्रव्यमान के कारण जो बल है वो केवल गुरुत्वीय प्रकृति का होता है। आवेश क्वांटीकरण की अवधारणा रखते हैं, यानी कि आवेशों का जो स्थानांतरण है वो एक क्वांटा के रूप में होता है, जबकि द्रव्यमान है उसके लिए क्वांटीकरण नहीं है। इन सब बातों के बाद में हम आवेश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। साधारण है, जो कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। इनसे क्या कि हमें जो मूल संकल्पनाएं आवेश से संबंधी उनको समझने में हमें सरलता रहेगी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, किसी धातु को लेगो किसी धातु गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे।
देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपको 2-3 बातों पर हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो इकाइयों पर, और दूसरा जो होता है वो उससे संबंधित जो फंडा है, जिसको हम फंडा कहते हैं, तो ये कौन सी थ्योरेटिकल पोर्शन से बिलोंग करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो और फिर अंतिम जो बचता है कैलकुलेशन। तो किसी भी न्यूमेरिकल को हम 3 प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, 3 भागों में एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो हमें न्यूमेरिकल की जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर कमांड रखने की जरूरत है। दूसरी जो बात है वो है कि वो किस थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड है, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जो तीसरी बात होती है वो होती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन किसी प्रकार की नहीं होती है। ये तीनों ही बातें हम पूर्णतः ध्यान रखते हैं तो न्यूमेरिकल भी सरलता से हल होता है। तो देखिए, साधारण से न्यूमेरिकल है कि कोई भी धातु का गोला है, वो 1 कूलम आवेश से उसको हम धनावेशित करने जा रहे हैं। तो 1 कूलम आवेश है और उसको क्या करना है, धनावेशित करना है। तो उसके लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो आपको आवेशों के मूल अवधारणा मैंने बता दिया कि जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं तो उसके ऊपर धनावेश आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस गोले को धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान जो होता है 1.9 × 10⁻³ कूलम। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो वस्तु है वो उसके वेट में कमी आएगी। हालांकि ये प्रेक्षित बहुत कम होता है, द्रव्यमान में जो कमी होती है वो बहुत कम होती है, पर होती अवश्य है। यदि किसी वस्तु को आप धनावेशित कर रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसका मतलब उसके वेट में कमी आएगी। और यदि किसी वस्तु को आप ऋणावेशित कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके वेट में ग्रोथ होगी। तो किसी भी धातु के गोले को आप 1 कूलम से यदि धनावेशित करेंगे तो उसका वेट लॉस होगा, जबकि यदि आप 1 कूलम से उसको ऋणावेशित करते हैं तो उसका वेट ग्रोथ होगा। आपको निकालनी है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी धातु से आप धातु के गोले को धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसके कारण उसके द्रव्यमान में कमी होगी। दूसरी बात, यदि ऋणावेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अब आपको ये पता है दूसरी बात कि जो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा क्वांटा के रूप में होता है। आवेश हमेशा क्वांटीकृत रहते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 बातें की कि धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी और जो ऋणावेशित वस्तु है के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। एक बात, अन्य एक तथ्य हमें ध्यान रखना है वो ये है क्या कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं। यानी कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांकीय गुणन में ही रहता है या उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इन तीनों तथ्यों का आप ध्यान में रखिए, इस न्यूमेरिकल को हम सरलता से देख सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हो क्या बनता है कि आवेश है वो कितना है, तो किसी वस्तु है उस पर आवेश है Q है वो 1 कूलम है, और मुझे पता है कि Q है वो Ne के फॉर्मेशन में होगा। किससे, क्योंकि आवेश क्या रहते हैं क्वांटिकल। Q बराबर 1 कूलम है और Q है वो हमेशा Ne के फॉर्मेशन में है। तो Ne बराबर 1 कूलम। E की वैल्यू आपको पता है एवं E इक्वल्स आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो n की वैल्यू लिख दीजिए n × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इक्वल्स 1 कूलम। इसको उधर डिवाइड कर दीजिए तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 अपॉन क्या होगा 1.6 × 10⁻⁹। डोमिनेटर में जाने पर n इक्वल्स 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। इसकी डेसिमल आप रिलूम करेंगे ऊपर 20, तो 1/16 × 10⁻20 को सॉल्व आउट करने के लिए 100/16 × 10⁻18
क्लोज आउट। बोलिए क्या रहेगा सॉल्यूशन? 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइड, जब आप 100 से किसको 16 6.25 इंटू 10⁻18 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस धनावेश गोली से निकलेंगे। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यदि आप उस धातु के गोले से निकाल देंगे तो उस धातु के गोले पर 1 कूलम धनावेश हो जाएगा। और यदि इतने इलेक्ट्रॉन आपने उससे निकाल के किसी अन्य वस्तु पर स्थानांतरित कर दिए तो उस पर 1 कूलम ऋणावेश हो जाएगा। ये पहला जो न्यूमेरिकल था इस समस्या से आपने कर लिया। इस संबंधित आप द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम एक अन्य न्यूमेरिकल लेंगे कि इन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, वो भी आपसे पूछ सकता है। कितनी इसके वेट में कमी होगी, कितनी इसके वेट में वृद्धि होगी, उससे संबंधित हम नेक्स्ट में कर सकते हैं। तो साधारण सी बात थी, तो फंडा था वो ये था, धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है, ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है और आवेश हमेशा क्वांटिटेटिव रहता है। तीनों धारणाओं का हम लेकर हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल वो देखिए। अब ये द्रव्यमान संबंधित है, वही 3 बातें हैं। देखिए न्यूमेरिकल है कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आपको इसके संबंध में 2 बातें क्या करनी है। दोनों ही एक पूर्व वाली है कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो इस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए और आवेश का मान एवं प्रकृति। इस वस्तु पर जो आवेश आएगा, आवेश का मान एवं प्रकृति क्या होगी। अभी हमने वही 3 बातें, पीछे वाली 3 उदाहरणें जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में ली थी, वही कि धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है, वस्तु के द्रव्यमान में कमी एवं ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि। जब वस्तु को आप ऋणावेशित करेंगे तो वृद्धि होगी। तो यहाँ भी आपको पता है कि 9.1 नैनोग्राम की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वस्तु स्पष्टतः ऋणावेशित हो रही है। एक आपने जो क्वांटीकरण, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, वही 3 उदाहरण हैं, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें जो उदाहरण काम में आएगी वो होगी आवेशों के क्वांटीकरण की। तो पहले हम ए सेक्शन को हल कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन है ए का। आपको पता है कि द्रव्यमान में बोलिए 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में जो डेल्टा एम है, जो वृद्धि है, वो कितनी है? 9.1 नैनोग्राम। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखने वाली बात हो रही है यूनिट की। तो
मैंने प्रायर में बात की यूनिट ऑफ नैनोग्राम में हमें ऐसा यूनिट्स की बात करनी है, तो नैनोग्राम मीन्स 10 की पावर -9। इसको हम डेल्टा एन इक्वल लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁹ ग्राम। जबकि हमें ग्राम में ऐसा किलोग्राम में चाहिए, तो यही मान डेल्टा एन इक्वल्स 9.1 इंटू 10⁻12 kg किलोग्राम। ये हमने इसकी यूनिट को मेंशन किया है। यूनिट मेंशन करने के बाद में आपको पता है कि वस्तु के ऊपर जो द्रव्यमान है या जो द्रव्यमान वृद्धि है वो 9.1 इंटू 10⁻12 नैनोग्राम है। जबकि आपको ये पता है कि जो एक आवेश है उसका द्रव्यमान, एक आवेश या आवेश के क्वांटा का द्रव्यमान है द्रव्यमान या एक इलेक्ट्रॉन कह दीजिए आप, ये जो क्वांटा है उसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और आपको पता है कि जो आवेश होंगे वो किसमें होंगे, क्वांटम में होंगे। तो जो आवेशों का जो कुल द्रव्यमान है डेल्टा एन वो इक्वल्स है 9.1 इंटू 10⁻12 kg। डेल्टा एन को आप ई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आवेशों के नंबर से, तो ये जो स्थानांतरित द्रव्यमान है उसकी वैल्यू के बराबर होगा। इसकी वैल्यू आपको पता है कि 9.1 इंटू 10⁻31 इक्वल्स 9.1 इंटू 10⁻12 kg। ट्रांस आउट तो बोलिए n इक्वल्स 9.1 इंटू 10⁻12 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ये भी kg और दैट भी डाल सकते हैं। बोलिए n इक्वल्स 10 टू पावर माइनस या पॉजिटिव में 19 इलेक्ट्रॉन या क्वांटा, 31 ऊपर पॉजिटिव 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बचेंगे वो है इलेक्ट्रॉन। 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वस्तु को दिए जा सकते हैं वो कितने होंगे, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो आप आवेश से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और मास से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आपको आवेश में एक क्वांटा के आवेश की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 और मास से दिया हो तो एक इलेक्ट्रॉन मास की वैल्यू है वो है 9.1 इंटू 10⁻31। तो वस्तु पर विस्थापित इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। अन्य जो इसी का विभाग है वो देखिए कि आवेश का मान और प्रकृति हमने निर्धारित करनी है। तो प्रकृति तो आप पहले निर्धारित कर चुके हैं कि यदि द्रव्यमान में वृद्धि हो तो वृद्धि द्रव्यमान में तभी होती है तो वस्तु क्या हो, ऋणावेश हो। तो जो आवेश की प्रकृति होगी वस्तु पर आने वाली थी वो ऋणावेश की रहेगी। निर्धारण जो करना आपको मान जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, आवेश के मान की। तो आवेश का मान निकालने के लिए वही एक क्वांटा का आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10 की पावर 19, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आवेश की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए वस्तु पर जो आवेश Q होगा वो आपको पता है क्वांटीकृत होने के कारण n ही होगा। तो Q और आपको पता है कि प्रकृति भी कैसी होगी, उसकी ऋणात्मक होगी, तो मैं -ne में लिख सकता हूँ। E है उसकी वैल्यू कितनी है, एक क्वांटा का जो आवेश है वो 10 की पावर -19 कूलम है। n आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थापित हुए हैं, तो क्यों n की वैल्यू हम पुट करते हैं 10 की पावर 19 नेगेटिव इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 मल्टीप्लाई होंगे कैंसिल आउट, तो कूलम बोलिए कितना 1.6 कूलम नेगेटिवली जो चार्ज है वो वस्तु हो जाएगी। यदि आप उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि करेंगे तो ये एक साधारण सा न्यूमेरिकल द्रव्यमान संबंधित और आवेशों के गुणधर्म को हमने काम में लेकर लिया। एक इससे पूर्व हमने जो आवेशों के संख्या को लेकर किया, एक अन्य में न्यूमेरिकल तीसरा न्यूमेरिकल है उसकी बात हम और कर लें।
तो न्यूमेरिकल जो थर्ड है वो ये है कि जल, 1 कप जल जिसका भार 1 कप जल जिसमें 250 ग्राम जल है, 1 कप जल है इसमें 250 ग्राम जल है, में कितनी मात्रा में धन एवं ऋणावेश होंगे, में कितनी मात्रा में धन व ऋण आवेश होंगे। तो 1 कप जल है, इसमें पानी है वो या जल है वो कितना है 250 ग्राम है, उसमें कितनी मात्रा में धन और ऋण आवेश होंगे। स्वाभाविक सी बात है धन और ऋण आवेशों का क्वांटा आपको पता है। आपको यदि ये पता चल जाए कि इस जल में कितने क्वांटा होंगे तो आप स्वाभाविक है कि आवेशों के परिमाण के बारे में आप निर्धारित कर सकें। तो हमें पता है कि कप में जो जल है वो कितना है, कप में जल कितना है 250 ग्राम, और जो जल है उसका अनुभार, जल का जो अनुभार है वो 18 होता है। आपको पता है 16 ऑक्सीजन का और H2O होता है, 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन, तो कुल अनुभार हो गया वो हो गया 18, 16 + 2, तो जल का जो अनुभार है वो 18 है। अब हम इसमें मोलों की संख्या निकाल लेते हैं कि कितने मोल होंगे 250 ग्राम जल में। $250 ग्राम जल में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगी 250/18, तो उसका ग्राम द्रव्यमान है उसमें अनुभार का हम भाग देकर मोलों की संख्या निकाल लेंगे, और मोलों की संख्या को किससे गुणा कर देंगे, अवगाद्रो संख्या से गुणा करके, और अणुओं की संख्या निकाल लेंगे तथा 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या वो हो जाएगी, इसे आप मोल संख्या को अवगाद्रो संख्या 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह हुआ आपके पास मोलों की संख्या 250 ग्राम जल में, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या 250/18 और अणुओं की संख्या होगी वो अवगाद्रो संख्या से गुणा करके आप निकाल सकते हैं। अब हमें बात करनी है आवेश की। तो बोलिए एक अणु जो होता है उसमें धनावेश कितना और ऋणावेश कितना। तो जल के एक अणु में 10 क्वांटा के बराबर ऋणावेश और 10 ही धनावेश के इक्वल होता है। तो जल के एक अणु में 10 ई धनावेश एवं 10 ई ऋणावेश होगा। 10 ई धनावेश और 10 ई ऋणावेश, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है, तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 10 क्वांटा के तुल्य तो ऋणावेश होगा एक अणु में, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी उतने होंगे, तो 10 ई के तुल्य धनावेश होगा किसमें, जल के एक अणु में। अतः हमें 10 ई का मान निकालना है। जल के 250 ग्राम मात्रा में आवेश, एक में 10 ई, तो हमें कितने में निकालना है, इतने अणुओं में निकालना है। तो बोलिए 250/18
गुणा 6.02 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 10 से ई। अब 10 ई को सोल्व आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन आपके पास होगा वो होगा 250/18 गुणा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो क्वांटा के तुल्य है। और यदि आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम। ये जो है वो जल के 250 ग्राम जल है उस कप में, उसके अंदर कुल आवेश है इतना ही, उसमें धनावेश होगा और इतना ही ऋणावेश होगा। कुल मिला के 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम उसके अंदर धनावेश और इतना ही ऋणावेश उस एक जल कप में रहेगा। पुनः आप देख लीजिए कप में जो जल है वो 250 ग्राम है, जल का जो अणु है उसका अणुभार होगा 18 और आप इसके ग्राम भार में अणुभार का भाग लेकर मोलों की संख्या निकाल लेंगे, वो 250/18 होगी और मोलों की संख्या को अवगाद्रो संख्या से गुणा करके हम उसमें अणुओं की संख्या निकालेंगे। अब आपको पता है कि एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन धनावेश होंगे, क्योंकि H2O के अंदर क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, तो 10 ई के बराबर धनावेश होगा और 10 ई के बराबर ऋणावेश होगा। तो अब हम आवेश का परिकलन कर लेते हैं कितने में 250 ग्राम में। तो 250 ग्राम में जो अणुओं की संख्या है उसको हमने 10 ई से गुणा कर दिया है। एक अणु में आवेश आपको पता है कितना होगा 10 ई और अणु कितने हैं 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सोल्व आउट करने के लिए ई की वैल्यू हमने और पुट कर दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सोल्व आउट करने पर आपको जो आवेश है चार्ज है वो आपको बता गया 1.33 इंटू 7 इंटू 10⁻7 कूलम जो चार्ज होगा वो इस जल के एक कप के अंदर होगा। इतना ही धनावेश होगा, इतना ही ऋणावेश होगा, दोनों संतुलित अवस्था में रहेंगे, उदासीन अवस्था में रहेंगे। तो धन्यवाद। ये कुछ हमने आवेश संबंधी न्यूमेरिकल्स देखे। कल हम अब आवेश के उदाहरणों को छोड़कर आगे चलेंगे। हम कूलॉम बल के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कूलॉम बल क्या है, क्या उसका फॉर्मेशन है, कैसे हम उसको ज्ञात करेंगे और क्षेत्र के उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।